हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करेंगे जो हमारा अगला चैप्टर चल रहा है, जो जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं इसके अगले टॉपिक के इसके पहले की यानी कि इस चैप्टर में हम देखें तो हमारी 13 क्लासेस हो चुकी है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो क्लासेस भी लंबी है। तो इसके पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था सगर्भता और भ्रूण परिवर्धन, यानी कि सगर्भता कैसी होती है और जो भ्रूण होता है उस भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। और प्रसव एवं दुग्ध श्रावण को पढ़ने के साथ साथ एक टॉपिक हमारी छूटी हुई है, अपरा, क्योंकि आपसे टिप्पणी में पूछा जाता है कि अपरा किसे कहते हैं या अपरा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अपरा के बारे में, फिर प्रसव के बारे में और दुग्ध श्रावण के बारे में। ठीक है, क्लियर? तो सभी बच्चे एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे अभी नहीं आए हैं वो भी क्लास में आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके पीछे की जो भी आपकी क्लासेज, अगर किसी भी बच्चे की किसी भी कारणवश आपकी छुट्टी क्लासेज, तो आप सभी उस क्लास को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, पीछे की जाके वीडियो देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं अपरा की बात करती हूँ कि ये अपरा क्या है। तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे? अपरा। देखो, इस अपरा को हम कहते हैं प्लेसेंटा। देखो, ये प्लेसेंटा एक भ्रूणी झिल्ली होती है। प्लेसेंटा क्या होती है? एक भ्रूणी झिल्ली होती है। जैसे आपने आगे चल के आप पढ़ोगे उल्ल भेदन की क्रिया ना, उल्ल भेदन को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू ये पता चलता है कि जो बच्चा है उसमें किसी भी प्रकार का आनुवंशिक रोग है या नहीं है, या उस बच्चे की जो उपापचयी क्रियाएं होती है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, या उसके लिंग का भी पता चल जाता है। लेकिन लिंग जांच करवाना तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यानी भारत सरकार के तरफ से क्या है, कानूनी जुर्म है, यानी अपराध है। जो भी करवाएगा भाई उसको सजा होगी और जेल भी होगी और पैसे का भी जुर्माना होगा। लेकिन ये सारी चीजें हो रही, तो इसके बारे में आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपरा क्या है। अपरा की बात हम करें बेटा, तो जो अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तन्यों, ठीक है, जरायुज स्तन्यों का विकासशील भ्रूण या गर्भ का अपना पोषण मात्र कोश का, ठीक है, अपना पोषण मात्र गर्भाशय रुधिर से प्राप्त करता है। क्या लिखोगे? अपरा वह संरचना होती है जिसके द्वारा जो जरायुज, अब जरायुज का यहाँ पे मतलब समझ लो। जरायुज का मतलब होता है बच्चे देने वाले। देखो, हमारे इस वातावरण में कुछ अंडजनक होते हैं, यानी कि कुछ अंडे देने वाले होते हैं, कुछ बच्चे देने वाले होते हैं। कुछ अंडे देने वाले, कुछ बच्चे देने वाले होते हैं। तो जरायुज वे होते हैं, ये जरायुज अस्तनी यानी वे अस्तनी जो बच्चे देने वाले होते हैं ना, वो डायरेक्ट अंडे को नहीं देते, वो पहले उनके अंदर एक बनेगा। देखो, कुछ में क्या होता है कि एग ही बना और वो अंडे को दिए और उस अंडे का वो बाहर है ना, हमारे बाहरी वातावरण में उसका क्या करती है, पालन पोषण करती है। लेकिन तो वो क्या होते हैं, अंड प्रजनक कहलाते हैं, यानी अंडे देने वाले कहलाते हैं। जरायु जो वो हो जाते हैं जो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एक मादा है उसके अंदर अंडे का निर्माण होगा, वो शरीर में ही होगा। उसके बाद मेल गैमेट जाएगा, उसको निषेचित करेगा। निषेचित जब कर देगा तो एक भ्रूण का विकास होगा, धीरे धीरे वह भ्रूण विकसित होगा। और देखो, अगर देखा जाए तो हर एक जीव का है ना, हर एक जीव का जो गर्भकाल होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, मानव की कर रहे हैं। तो मानव में 9 मंथ होता है, 9 मंथ बोला जाता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 9.5 दिया है। देखो, जरूरी नहीं होता है भाई कि 9 मंथ पूरा हो गया और कोई भी एक महिला वो प्रेग्नेंट है तो वो बच्चे को क्या कर दे, उसकी प्रसव की क्रिया हो गई, ऐसा नहीं होता। तो ये 9 से 5 यानी 9.5 मंथ तक की होता है कि 9 से 9.5 मंथ के बीच में किसी का 9 मंथ हो गया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, इस तरीके से प्रसव की क्रिया होती है। तो ये आप बेसिक अपने बेस को क्लियर करो। उसके बाद अब हाँ, ये एक चीज आप बोलोगे कि जरूरी तो नहीं है कि 9 मंथ, हाँ जरूरी नहीं होती है। कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होता है कि 7 मंथ के भ्रूण का भी जन्म हो जाता है। कितने मंथ के? 7 मंथ के भ्रूण का भी जन्म हो जाता है, 8 मंथ की भ्रूण का भी जन्म हो जाता है। तो इसके पीछे की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि देखो बेटा, जो हमारा भ्रूण होता है वो लगभग 1 से 5 या 6 मंथ तक, 1 से 5 या 6 मंथ, 1 से 6 मंथ मानो,
1 से 5 या 5.5 या 6 मंथ तक जो भ्रूण होता है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, यानी कि उस भ्रूण के अंदर उसका पूरा अंग तंत्र विकसित हो जाता है, उसके हार्ट का विकास हो जाता है, उसके अंदर जितने भी उसके जनन तंत्र हैं, जितने भी, चाहे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र, जितने भी तंत्र है सभी का विकास हो जाता है। अगर हिड का विकास हुआ तो शरीर, हिड पे बाल का विकास, पूरे शरीर पे बाल का विकास। यानी कि ये बोला जाता है, साइंस कहता है, ये एक रियल चीज है कि 1 से 5 या 6 मंथ तक उस भ्रूण का पूरे अंग विकसित हो जाते हैं। अब जो समय बचता है वो 6 मंथ ना, 5 से 6 मंथ, 7 8, वो पूरी तरीके से जो भ्रूण होता है उसका भार बढ़ता है। आपने सुना होगा, देखो, ये आप किसी को कहते हुए सुने होंगे कि भाई कोई जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट है, तो वो जब 6वें 7वें में जाएगी तो उसके बच्चे का जो वजन होता है, जो वेट होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि सिर्फ उसका वेट ही बढ़ना है, और बाकी का जो समय होता है उसमें धीरे धीरे अंगों का विकास होता है। तो 7वें मंथ में भी जो भ्रूण होता है, क्योंकि भाई 5वें 5.5 6 मंथ में ही क्या हुआ, उसका पूरा तो अंग विकसित हो गया, अब उसको जन्म होना है। तो 7 मंथ का जो भ्रूण जन्म लेता है वो थोड़ा सा वीक होता है ना, कमजोर होता है। 8 मंथ का भी जो भ्रूण होता है वो वीक होता है, नहीं, कमजोर होता है। उनके बचने की जो चांसेस होती है बड़ी ही कम होती है। कोई कोई ही बच्चा क्या होता है, बच पाता है। लगभग, अगर 100 की बात करें तो 100 में अगर मान लो कितने, 90%, 90 या सॉरी 10 या 20% ही क्या होते हैं, ये 7 और 8 मंथ वाले बच्चे बचते हैं। बाकी आपके जितने भी, है ना, जितने भी 80 मान लो, सारे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन जो 9 से 9.5 मंथ के जब भ्रूण होता है वो बड़े ही कम चांसेस में क्या होती है कि उसकी डेथ होती रहे, तो वो अच्छी तरीके से उनका प्रसव की क्रिया होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपरा की बात करते, देखो ये अपरा क्या होती है, ये भ्रूण की एक झिल्ली होती है। ठीक है, अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा क्या होता है, भ्रूण को, ठीक है, जो भ्रूण होगा, देखो, मानो ये भ्रूण है, ठीक है, मानो ये क्या, एक भ्रूण है, ठीक, ये एक भ्रूण है। अब इस भ्रूण की क्या होगी, क्योंकि इस भ्रूण का जब विकास हुआ है तो इसकी भी तो रक्त वाहिनी होगी, रुधिर वाहिनी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो ये अपरा के द्वारा, ठीक है, अपरा के द्वारा, एक झिल्ली होती है जिसके द्वारा जो भ्रूण होगी उसकी रक्त वाहिनी, ठीक है, रुधिर वाहिनी, और जो माता की रुधिर वाहिनी होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब इससे क्या होगा कि अगर माता जो भी खाएगी, है ना, जो माता है जो भी खाएगी, जो भी पोषण खाई, विटामिन खाई, जो भी चीज खा रही है, उसके ब्लड के थ्रू, क्योंकि भाई जब हम भोजन खाते हैं, भोजन हम भले खाते हैं, पाचन हमारा होता है, तो पाचन में क्या होता है, प्रोटीन्स मिले। हम जटिल कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, उसको हम तोड़ते किसमें, सरल कार्बनिक पदार्थ में। तो वो हमारे हर एक अंगों में, हमारे हर एक अंगों में किसके माध्यम से जाता है, ब्लड के माध्यम से जाता है। देखो हर एक काम, ब्लड का काम है, भोजन का जो अवशेष है ना, जो भी हमें उससे प्राप्त हो, उसको हर एक अंगों में ब्लड के थ्रू जाना है। ब्लड का ही कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, यानी कि ब्लड का कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, उसके साथ साथ कई सारे कार्यों का करना कौन करता है, ब्लड करता है। अब मानो कुछ भी, ये जो महिला है, जो माता कोई भी खाद्य पदार्थ खाएगी, ठीक है, कोई भी खाद्य पदार्थ खाएगी, तो जो इसको, इससे पोषण इस महिला को मिलेगा, माता को मिलेगा, वही पोषण इसके ब्लड के माध्यम से, ठीक है, जो अपरा होगी, अपरा जो होगी वो माता की रक्त वाहिनी को, अपरा जो होती है एक झिल्ली होती है, ध्यान देना, कोई परत नहीं होती, एक झिल्ली होती है। इसी झिल्ली के द्वारा माता के, माता की रक्तवाहिनी से बच्चे की जो रक्तवाहिनी होती है उसमें प्रवेश करता, जिससे कि 9 मंथ तक जो भ्रूण रहेगा उसको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। वो जो 9 मंथ का भ्रूण रहेगा उसको, भ्रूण को क्या मिलेगा भाई, पोषण मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। तो ये अपरा होती है। चलिए अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं, क्योंकि भाई इतने से नहीं होगा, इतने से नहीं होगा, इसमें हमें लिखना भी पड़ेगा कि भाई अपरा क्या है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इसमें लिखनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। देखो क्या लिखेंगे, अपरा वह संरचना है, अपरा वह संरचना है ठीक है, क्या है भाई, अपरा
वह संरचना है, ठीक है, जिसके द्वारा जरायुज स्तनियों को, ठीक है, जिसके द्वारा जरायुज स्तनी स्तनियों का जरायुज स्तनियों का विकासशील भ्रूण, ठीक है, विकासशील, ठीक है, जरायुज स्तनियों का जो विकासशील भ्रूण है, ठीक है, विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषण भ्रूण या गर्भ अपना पोषण, ठीक है, अपना जो पोषण होगा, ठीक है, गर्भ अपना पोषण मातृ गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है, ठीक है, मातृ गर्भाशयी मातृ गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है, रुधिर से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करेगा भाई? ये रुधिर से प्राप्त करता है, ठीक है, किससे करेगा? ये जो रुधिर होगा उस रुधिर से ये प्राप्त करेगा, ठीक है। यह पोषण के अतिरिक्त भ्रूण को श्वसन, ठीक है, प्रतिरक्षण व उत्सर्जन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? ये पोषण के अतिरिक्त, ये पोषण के अतिरिक्त ठीक है, ये पोषण के अतिरिक्त भ्रूण को, ये पोषण के अतिरिक्त भ्रूण को क्या करेगा? श्वसन, ठीक है, भ्रूण को श्वसन, ठीक है, प्रतिरक्षण प्रतिरक्षण एवं उत्सर्जन, ठीक है, प्रतिरक्षण एवं उत्सर्जन, ठीक है, एवं उत्सर्जन जैसे कार्यों में, उत्सर्जन जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करेगा भाई? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है भाई? ये पोषण के अतिरिक्त भ्रूण को श्वसन में, प्रतिरक्षण में एवं उत्सर्जन जैसे कार्यों में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और अपरा से गर्भाशय में कैरियोनिक, ठीक है, अपरा से गर्भाशय में कैरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिंग नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसके साथ साथ ये जो अपरा की लेयर है, ठीक है, इतनी पहले बात समझो कि अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मात्र गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। यानी कि जो माता की रुधिर वाहिनी होती है, जो भ्रूण होता, इस अपरा के माध्यम से ही क्या करता है? पोषण को प्राप्त करता है। ये पोषण के अतिरिक्त भ्रूण श्वसन, प्रतिरक्षण एवं उत्सर्जन जैसे कार्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पोषण तो उसको मिला, इसके साथ साथ भाई जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा है तो उसको वो तो श्वसन की क्रिया होगी, तो वो माता के रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन लेगा, भोजन खाएगा, तो कुछ भोजन का उसके अंदर पाचन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का भी आदान प्रदान होता है। इसके साथ साथ प्रतिरक्षण, यानी कि माता के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके अंदर जो एंटीबायोटिक बन रही है वो गर्भ में, यानी कि जो भ्रूण होगा उसमें भी जाएगी, जिससे कि उस भ्रूण की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इसका इम्यून सिस्टम है, वो ठीक ठाक रहे। अब जब कभी देखो कोई भी
भ्रूण को या तो उपापचयी क्रियाएं हुई या कोई भी आनुवंशिक रोग होता है, तो रीजन क्या होता है, या तो उस भ्रूण को ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है, या तो उसकी में गैसों का जो ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, या तो उसका ठीक तरीके से उत्सर्जन नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ माँ के ब्लड के थ्रू से कोई भी बैक्टीरिया वायरस गया, भ्रूण को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। ये बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। ठीक है, तो ये अपरा होगी। इसके साथ साथ ये जो अपरा है, ठीक है, आगे क्या लिखोगे कि अपरा से गर्भाशय में, ठीक है, अपरा से गर्भाशय में कैरियोनिक, ठीक, अपरा से गर्भाशय में कैरियोनिक अपरा से गर्भाशय में कैरियोनिक, ठीक है, क्या है, कैरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, कैरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, कौन सा हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन के साथ साथ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, क्या होगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। इसके साथ साथ रिलैक्सिन, ठीक है, कौन सा, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन्स, हार्मोन्स स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं। एक चीज यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन होता है, ध्यान दो, क्वेश्चन का क्या पूछेगा कि जब कोई भी गर्भकाल है, कोई भी स्त्री प्रेग्नेंट है, तो भ्रूण है, तो भ्रूण है तो अपरा है, तो अपरा से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या तो जब आपसे पूछेगा कि प्लेसेंटा से या अपरा से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप बताओगे कैरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। ये 5 प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं ये किससे रिलीज होंगे, अपरा से होंगे। अब आप बोलोगे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो अंडाशय से रिलीज होते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा कि ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं ये अंडाशय से रिलीज होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो गई, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके अंडाशय के अंदर जो भी घटनाएं होती है वो सारी घटनाएं रुक जाती है। वो घटनाएं उस गर्भकाल के दौरान क्या होती है, रुक जाती है, यानी कि उसमें अंड जनन की क्रिया नहीं होगी, उसका आर्तव चक्र रुक जाएगा, ये सभी क्रियाएं क्या होगी, रुक जाएगी। जब अंड जनन की क्रिया नहीं होगी, अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो कार्पस लूटियम नहीं बनेगा, कार्पस लूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा। तो उस टाइम क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं, तो गर्भकाल के दौरान जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा के द्वारा ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, कैरियोनिक हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स और रिलैक्सिन हार्मोन्स, ये 5 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन्स, ये 5 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये होते बेटा अपरा। सिर्फ अपरा को यही समझना है कि इसके द्वारा हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इनके द्वारा ही जो गर्भ है, जो भ्रूण है, उसको पोषण मिलेगा, उसके द्वारा ये श्वसन करेंगे, उन्हीं के द्वारा उत्सर्जन करेंगे और उन्हीं के द्वारा इनका प्रतिरक्षण जो होगा, जो इनका प्रतिरक्षा तंत्र होगा, जो इनका इम्यून सिस्टम होगा, वो भी ठीक ठाक रहेगा। सिर्फ इतने याद रखने हैं। अब आता है आपका प्रसव। क्या आता है, प्रसव। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि प्रसव किसे कहते हैं या प्रसव क्रिया क्या होती है? कोई भी बच्चा बता सकता है प्रसव, ये प्रसव क्रिया हम किसको कहते हैं या ये प्रसव क्रिया किस में होती है? देखो, जो भी प्रसव क्रिया तो सब में होती है, क्योंकि कोई अंडा देने वाला है तो प्रसव क्रिया किस में होगी भाई, जो एक बच्चे देने वाला होगा। तो सबके अंदर हर एक जीव में क्या होगी, ये प्रसव की क्रिया की जो घटना होती है वो घटती हो। तो अब बताओ प्रसव क्या होता है? देखो, प्रसव को हम कहते हैं चाइल्ड बर्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं, चाइल्ड
चाइल्ड बर्थ, या आम भाषा में जो हम कहते हैं बच्चे का जन्म। किसका? बच्चे का जन्म। ठीक है, सॉरी यहाँ बच्चा होगा क्योंकि चाइल्ड है ना, बच्चे से तो अलग हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? बच्चा, क्योंकि सेंटेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चे का जन्म हो रहा है, भाई ढेर का नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है जो 2 से 3 होते हैं। ठीक है, तो बच्चा का जन्म यानी कि चाइल्ड बर्थ। अब देखो चाइल्ड बर्थ क्या है? ये प्रसव क्रिया, यानी कि कोई भी एक महिला है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो जब उसकी गर्भ अवधि पूर्ण हो जाती है तो वो क्या करती है? एक शिशु को जन्म देती है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि गर्भा अवधि पूर्ण होने पर शिशु का जन्म गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन की लंबी प्रक्रिया से होता है। ठीक है, और इसे ही हम प्रसव संकुचन कहते हैं तथा इस अनुभव को प्रसव वेदना भी कहते हैं। तो इसको हम प्रसव संकोचन भी कह सकते हैं, या तो इसको हम प्रसव वेदना भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब जो शिशु का जन्म होगा, शिशु के जन्म के टाइम क्या होगा? जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज होगा, अपरा के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होगा। उसके बाद मायोमेट्रियम यानी मध्य गर्भाशय पे प्रेशर होगा। ठीक है, फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होगा। ये बहुत सारी जो क्रियाएं होती है, जब ये सभी क्रियाएं घटती है तब जाके क्या होता है? शिशु का जन्म होता है। ठीक है, क्या होगा? एक बच्चे का यहाँ पे जन्म होगा। ठीक, तो प्रसव क्रिया में सिर्फ आपको ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछता है, तो जिस लेवल में आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ मैं वही बताऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी। जितना आपको पढ़ना है और जितना आपके एग्जाम में पूछता है, आप डिटेल में कब पढ़ोगे? जब 12th के एग्जाम में जाओगे तो आप एक एक प्रोसेस को समझोगे, कौन सा हार्मोन्स रिलीज हुआ, कैसे क्रियाएं हुई, ये सब आप 12th में पढ़ोगे। इसमें आपको बस थोड़ा सा जानना है, क्योंकि 10वीं में आपका सिर्फ थोड़ा सा जानने के लिए दिया है कि आप अभी उतने मेच्योर नहीं हो, आप अभी उतनी मेच्योर नहीं हो, तो आप बस थोड़ी थोड़ी चीजों को जानो कि हमारे शरीर के अंदर इस तरह की घटनाएं घटती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि गर्भावधि पूर्ण होने पर शिशु का जन्म। ठीक है, गर्भावधि पूर्ण होने पर, गर्भावधि पूर्ण होने पर शिशु का जन्म गर्भावधि पूर्ण होने पर शिशु का जन्म गर्भाशय की ऐच्छिक पेशियों में, गर्भाशय की ऐच्छिक पेशियों में ऐच्छिक पेशियों में। ठीक है, कहाँ पे? गर्भाशय की ऐच्छिक पेशियों में। ठीक है, गर्भाशय की जो होती है ऐच्छिक पेशियों में संकुचन की लंबी प्रक्रिया से होता है। ऐच्छिक पेशियों में संकुचन की लंबी संकुचन की लंबी प्रक्रिया से होता है, प्रक्रिया से होता है। किससे होगा? प्रक्रिया से होता है। इसे ही हम क्या कहेंगे भाई? इसे हम प्रसव संकुचन कहते हैं। ठीक है, इसे हम प्रसव संकुचन कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रसव संकुचन। प्रसव संकुचन क्यों बोले? क्योंकि भाई जो हमारी मसल्स हैं पेशियों में, अब पेशी की बात हो रही भाई, मसल्स की बात हो रही है, तो हमारी जो गर्भाशय की 3 परत होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम होती है उसको हम मध्य, है ना, पेशी गर्भाशय, मध्य गर्भाशयी पेशी या गर्भाशयी पेशी कहते हैं, क्योंकि जो मायोमेट्रियम बनी होती है वो पेशियों मसल्स की बनी होती है। अब मसल्स में हमारा क्या होता है? संकुचन की क्रिया होती है। मसल्स में ही हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसमें होगा? मसल्स में। वैसा तो नहीं कि जो हमारी
ये हड्डियां हैं, ठीक है, ये जो हड्डी उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, संकुचन उसमें तो नहीं हो रहा ना। जो हमारी हड्डियां मुड़ती हैं, है ना, ये जगह, ये जो हमारा जुड़ाव है, ठीक है, ये जो हमारा जुड़ाव है, ये इसके अंदर क्या है, मसल्स है। ये मसल्स की वजह से क्या इसका जुड़ाव है, जिसके वजह से हम इसको आसानी से मोड़ लेते हैं। तो ये जो चलने और फिरने की क्रिया है ना, जो भी हम मूवमेंट करते हैं, जो भी हमारे शरीर से जो भी कार्य होता है, वो मसल्स के द्वारा होता है। इसी तरह जो हमारे गर्भाशय भी होती है, उसमें पेशियां होती है, मसल्स होती है, कि जब वो एक बच्चा है, वो 9 मंथ उसकी गर्भ अवधि पूर्ण हो गई, तो जो पेशी होती है, जो मसल्स होती है, वो संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है। उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नहीं होता, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या होंगे, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे ही हार्मोन्स लेवल हाई होगा, हार्मोन्स लेवल हाई होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब क्या होगी, प्रसव की क्रिया होगी। और उसी प्रसव के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देखो, एक नॉर्मल बात ये बोली जाती है कि अगर एक बच्चे को जन्म देना है ना, एक बेबी को, देखो नॉर्मल डिलीवरी में और एक जो आपके ऑपरेशन से होती है, नॉर्मल डिलीवरी में क्या है कि आपका हार्मोन्स हाई होना चाहिए, हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, हाई है, जब तक दर्द नहीं है, ठीक है। ये जो हमारी जो मसल्स हैं, उस मसल्स में संकुचन नहीं हुआ, मसल्स में दर्द नहीं हुआ, तब तक एक बच्चे की क्या होगी, जन्म नहीं होगी। जब कभी कभी कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और उसमें दर्द की क्रिया नहीं होती, तब उस कंडीशन उसको ऑपरेशन किया जाता है। ठीक, ये बात होगी। और दूसरी कंडीशन क्या होती है ऑपरेशन करने की, पहली कंडीशन क्या होगी, कोई महिला है, उसमें जो जो हार्मोन्स प्रसव की क्रिया को प्रेरित करता है, जो हार्मोन्स, जो संकुचन हो रहा है पेशियों में, उसको प्रेरित करता है। क्योंकि भाई अगर देखो, जो महिला का जनन तंत्र हम देखते हैं, ऐसे अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, तो उनका जो जगह है वो कम है, वो पेशी की बनी होने की वजह से वो हमेशा संकुचित होती रहती है ना, वो खुलेंगी बंद होंगी, खुलेंगी बंद होंगी। तो जब हार्मोन्स लेवल हाई होगा, ठीक है, क्या होगा, जब हार्मोन्स लेवल हाई होगा, तब जाके जो हमारी मसल्स होती है वो संकुचित होती है, मसल संकुचित होंगी, दर्द ज्यादा होगा, दर्द होगा तो एक बच्चे की यानी प्रसव की क्रिया, एक बेबी का जन्म होगा। अब मान लो दर्द नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑपरेशन किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब कभी कभी ये भ्रूण है, ठीक है, देखो जो भ्रूण होता है, जो माँ भ्रूण का गर्भनाल है ना, भ्रूण का जो नाभि देखते हो कि जब बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जो नाभि होती है वो काटी जाती है, जो गर्भनाल होती है वो काटी जाती है। तो जो भ्रूण की गर्भ होती है और जो माता की गर्भ होती है, उन दोनों से एक नाल होती है ना, एक नाल होती है। और उस वो दोनों का नाल क्या होता है, जुड़ा होता है। जब किसी कंडीशन में, क्योंकि बच्चे में जो मूवमेंट होने लगता है, जो कहते हैं भाई बच्चा पेट में चल रहा है ना, बच्चा पेट में रेंग रहा है ना, वो चलते रहते हैं। क्योंकि चलेंगे क्यों, क्योंकि वो एक जीवित जीव है, ऐसा तो नहीं कि निर्जीव है कि जिसको एक जगह रख दे वो रह जाए। तो वो जब चलते रहते हैं, तो किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, इसकी जो नाल होती है इसके गर्दन में फंस जाती है। और एक बार नहीं, कई बार इनकी जो नाल होती है वो लिपटी होती है। अब लिपटी होने की वजह से जब प्रसव की क्रिया हो रही है, दर्द भी हो रहा है, प्रसव की क्रिया में जो मसल्स है वो संकुचित भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। उस कंडीशन में ऑपरेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, उस बच्चे का जन्म होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब डॉक्टर इस पे क्या कर देते हैं, जो डॉक्टर होंगे वो कहते हैं ना, जो किसी काम को जबरदस्ती करना, जब हम जबरदस्ती करते हैं, तो ये जो, क्योंकि प्रसव की क्रिया के दौरान जो वाटर जैसा ना लिक्विड पदार्थ भी निकलते हैं, तो जब वो बच्चा क्या करेगा, जब बच्चा उस लिक्विड पदार्थ उसके बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तो उस बच्चे की बचने की कम चांसेस होती है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं भाई कि जो गंदा वाटर यानी गंदा पानी को पी लेना। तो ये गंदा पानी क्या होता है, ये भाई ये जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण एमनियोटिक द्रव्य में कवर होता है। क्योंकि अगर देखो, अगर आप देखते हो कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, और जब उसका हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो अगर 8 मंथ या हम 7.5 मंथ का करवाते हैं, तो लगभग जो भ्रूण का वेट होता है, अगर मान लो 2 kg का है, 2.5 kg का है, ठीक है, इतने केजी का, 3 kg का ही है, तो अगर वो बच्चा जब जन्म लेगा तो 3 kg का बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि लगभग लगभग कम से कम 500 ग्राम या 500 ग्राम से ज्यादा उस भ्रूण का जो एमनियोटिक द्रव्य होता है। इसके साथ साथ उसमें एमनियोटिक द्रव्य है, और उसके साथ साथ जो प्लेसेंटा है, जो झिल्ली है, इसका भी वेट होता है। तो जो भ्रूण का वेट आता है प्लेसेंटा को भी लेके, इसके अंदर जो वाटर है ना, जो एमनियोटिक द्रव्य है, ये भी लेके आता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो जब इसमें नाल फंस जाते हैं,
तब ऑपरेशन उस कंडीशन में की जाती है। जब नॉल ठीक है, दर्द भी सही है, तो वहां पे नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ये होती है प्रसव की क्रिया। तो कितने बच्चों को समझ में आ गई प्रसव की क्रिया। और इसे हम प्रसव कहते हैं, ठीक है, प्रसव संकुचन कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रसव संकुचन की क्रिया कहते हैं। प्रसव संकुचन की क्रिया के साथ साथ इसको हम कहते हैं प्रसव वेदना। एक नाम और देते हैं, प्रसव वेदना, या हम इसको कहते हैं बच्चे का जन्म, ठीक है, चाइल्ड बर्थ। उसके हम अलग अलग कई कई नामों से इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे उतना ही समझाना था जितना आपको पढ़ना है और जिस लेवल में आपके बुक में दिया है। हाई लेवल में मुझे घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना दिया नहीं है। ज़्यादा आगे बढ़ूंगी, दिमाग में इधर उधर की बातें आएंगी, टॉपिक समझ में नहीं आएगी और उलझा जाओगे, ठीक है। तो उतना ही पढ़ो। अब आगे लास्ट टॉपिक हमारी क्या आती है? दुग्ध श्रावण की। अब ये देखते हो बेटा कि एक महिला होती है जो 9 मंथ तक प्रेग्नेंट होती है, तो 9 मंथ तक उसके स्तन होते हैं, उस स्तन से दुग्ध की श्रावण की क्रिया नहीं होती। और मैं आपको स्तन ग्रंथि की एक पूरी क्लास एक ली हूँ, जिसमें स्तन ग्रंथि और बार्थोलिन ग्रंथि का मैं डिस्कस की हूँ। उसी में मैं बताई हूँ कि स्तन ग्रंथि से कैसे क्या क्या उसके अंदर है, किस हार्मोन्स की वजह से दुग्ध का निर्माण होता है, कब वो टाइम आएगा जो स्तन के अंदर जो स्तन पालिका होती है, कूपिकाएं होती है, स्तन वाहिनिकाएं, ठीक है, स्तन दुग्ध वाहिनी, जो एम्पुला होता है या जो दुग्ध स्रावट स्तनपोर होता है, कैसे उसमें दुग्ध बनेगा, कैसे स्रावित होगा। ये जिस बच्चे ने अगर नहीं देखा है तो वो देख लेना। अगर वो टॉपिक आप देखे होंगे तो ये दुग्ध स्रावट की क्रिया आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब वो उस टॉपिक को छोड़ के दुग्ध स्रावट की क्रिया पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो लास्ट हेडिंग क्या है? दुग्ध श्रावण, ठीक। तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे दुग्ध श्रावण। क्या है? दुग्ध श्रावण, जिसको हम कहते हैं भाई लैक्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। दुग्ध श्रावण को हम लैक्टेशन भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, दुग्ध श्रावण में क्या होता है कि सगर्भता अवधि के अंत में शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स द्वारा दुग्ध श्रावण प्रारंभ होता है। किस हार्मोन्स के द्वारा? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा। जो स्तन ग्रंथियों में क्या होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होगा, और उस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की पीड़ा से क्या होगा? उस जो महिला होगी, जो माता होगी, उसके स्तन से क्या होंगे? दुग्ध का निर्माण होगा, यानी वो दुग्ध श्रावण की क्रिया को करेगी। क्या होगा? दुग्ध का निर्माण होगा, या वो महिला क्या करेगी? दुग्ध श्रावण की क्रिया को करेगी। और यह पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है, ठीक है। किसके द्वारा होगा? जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, तो पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपिंड होता है, इसके द्वारा ये हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है। और प्रसव पश्चात प्राप्त प्रथम दुग्ध जो स्रावित होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और ये जो मिल्क होता है ये अति पोषक द्रव्य होता है और शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। आप देखे होंगे, ये मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कह रही हूँ। देखो ये जो आपके बुक में दिया है, ऐसा नहीं है कि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो या ये क्रिया कभी होती ही नहीं है। जो वैज्ञानिक ने भी दिया है या जो आपकी बुक में दिया है, कोई भी चीज़ वो हमारे जीवन में वो घटनाएं घटती है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, कहानी देखते हो, तो वो जो मूवी और कहानी झूठी नहीं होती, मूवी या कहानी झूठी नहीं होती। जो हमारे समाज में हो रहा है, जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी क्रियाएं वो कहानी बनाई जाती है ना, मूवी होती है, ताकि हम उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को जाने। तो इसी तरह कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में निरंतर हो रही है, वही आपकी बुक में दी हुई है। तो ये जो दुग्ध श्रावण की क्रिया है या जो प्रसव की क्रिया है, ये आज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। ये क्रियाएं पहले से हो रही है, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। और ये सिर्फ स्पेशली जो अगर माना जाए सिर्फ मानव में नहीं होती, कोई भी जीव है। आप गाय को भी देखते हो कि अगर गाय अगर एक बच्चे को जन्म देती है, तो जैसे ही गाय अपने बच्चे को जन्म देती है वो दुग्ध को पिलाती है। कैसे? वो पहले जब तक वो गाय, जब तक उसकी गर्भ अवधि थी पूरा नहीं हुई थी, तब तक तो वो दुग्ध नहीं पिलाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तब तक उसके अंदर वो दुग्ध निर्माण की क्रिया चलती रहती है। जब प्रसव होगा तभी वो क्या करेगी? दुग्ध को पिलाएगी अपने बच्चे को। यही चीज आप जो भैंस होती है वो भी देखते हो। अगर आप डॉग को देखते हो, एक डॉग है, एक कुत्ता है और एक
बच्चे को जन्म दिया, तो जब तक उसकी गर्भावधि है, जब तक वो गर्भावधि पूरी तरीके से पूरा नहीं हुई है, तब तक उसमें दुग्ध का स्रावण नहीं होगा। जैसे ही गर्भावधि पूरी हुई, उस डॉग से, उस डॉग का जो स्तन होता है उससे क्या होता है, मिल्क स्रावण स्टार्ट हो जाता है और अपने बच्चों को दूध पिलाना भी स्टार्ट कर देती है। ये क्रिया होती है। तो प्रसव क्रिया में क्या होगा, जब सगर्भता के, ठीक है, सगर्भता अवधि के अंत में शिशु के जन्म के पश्चात जो हमारी स्तन ग्रंथि होती है, उस स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा दुग्ध का स्रावण होता है। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज होता है, ये जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि का जो अग्रपिंड होता है उसके द्वारा ये हार्मोन्स रिलीज होगा, प्रसव की क्रिया होगी, एक बच्चे का जन्म होगा। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करेगा, पेड़ा देगा। किसको पेड़ा देगा, किसको प्रेरित करेगा, इस स्तन ग्रंथियों को, जो स्तन ग्रंथि में जो मिल्क का निर्माण है उस दुग्ध स्रावण की क्रिया को करेगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज लिख सकते हो। क्या लिखोगे, सगर्भता अवधि के अंत में, ठीक है, सगर्भता अवधि के अंत में प्रसव के बाद, प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों से, स्तन ग्रंथि यानी मेमोरी जो ग्लैंड होते हैं, ठीक है, स्तन ग्रंथियों से प्रोलैक्टिन द्वारा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन द्वारा दुग्ध स्रावण होता है। दुग्ध का स्रावण, ठीक है, क्या होगा, दुग्ध का स्रावण होता है। किसके द्वारा होगा, प्रोलैक्टिन के द्वारा क्या रिलीज होगा, दुग्ध का स्रावण होता है। ठीक है, और यह पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है। और ये क्या होगा, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज होगा, ये हमारी मास्टर ग्लैंड का जो अग्रपिंड है, ठीक है, उसके द्वारा ये रिलीज होता है। तो यह पीयूष ग्रंथि के, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा, अग्रपिंड के द्वारा स्रावित होता है। अग्रपिंड के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होगा, ये जो रिलीज होगा ये अग्रपिंड के द्वारा, यानी कि जो मास्टर ग्लैंड की पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपिंड होगा उसके द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, प्रसव पश्चात प्रथम, ठीक है, प्रसव पश्चात प्राप्त प्रथम दुग्ध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, प्रसव पश्चात स्तन से स्रावित प्रथम दुग्ध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये गाढ़ा पीला पदार्थ होता है। ठीक है, और ये गाढ़ा, देखो दुग्ध तो कैसा होता है भाई, जो मिल्क होता है वो तो सफेद होता है, लेकिन ये चीज आप देखते हो, पशु तो पालते हो ना, पशु कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कह सकता, कोई कोई ऐसा बच्चा होगा जो बोलेगा कि पशु नहीं पालते या पशु में जो पहली बार दुग्ध की क्रिया होती है वो नहीं देखा। जब आप देखते हो पशुओं में, खास करके गाय और भैंस में जब आप देखते हो, जब उनका बच्चे का जन्म होता है ना, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो उनका जो पहला दूध निकलता है वो कैसा होता है, पीला होता है। पीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। और उस बच्चे को वो पहला दूध पिलाया जाता है, इसलिए पिलाया जाता है कुछ, वो जो बच्चा उसका है उसकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें प्रतिरोधक क्षमता इतना ज्यादा हो कि अगर कोई भी बीमारी आई, कोई भी बीमारी उस बच्चे को आ रही, तो वो क्या करे, उसको लड़ने से बचाए या उससे लड़ने का कार्य करे।
देखो, जब मैं आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो उसमें आप सभी को पता होगा कि जो कुछ प्रतिरक्षा होती है वो हमारे शरीर में नेचुरल होती है। कुछ प्रतिरक्षा हमारे शरीर में नेचुरल होती है और कुछ प्रतिरक्षा हम बाहरी बाहरी चीजों से, बाहरी माध्यम से अपने शरीर में प्रविष्ट कराते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कुछ भौतिक रोग होते हैं। अगर देखो, अगर हमारे आंख में कुछ चला गया तो हम अपने हाथ को का यूज करें या ना करें, लेकिन हमारे आंखों से क्या निकल जाते भाई, आंसू निकलने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आंसू के साथ साथ जो भी कुछ गया वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह नाक में, ठीक है, नाक में तरल पदार्थ रिलीज होता है। अब ऐसा तो नहीं होता ना भाई कि हम नाक में जब हमें सर्दी होती है तो हम उस चीज को बनाते हैं। वो पहले से हमारी बॉडी में प्रविष्ट है, वो जन्मजात है। तो कुछ प्रतिरक्षा हमारी जन्मजात होती है और कुछ हमारी उपार्जित की जाती है। कुछ हम क्या करते हैं, उपार्जित करते हैं अनेक माध्यमों से, और कुछ हमारे शरीर में जन्मजात होती है। ठीक है। तो इसी तरह जैसे क्या हुआ कोरोना काल में, क्या हुआ था भाई, कोरोना के टाइम में तो कोरोना से परिचित हो सब लोग। हमारे बॉडी में तो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है। लेकिन क्या हुआ, जब कोरोना काल था उसमें जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा था तो हम क्या लगा रहे थे भाई, टीका लग रहा था, टीका वैक्सीन वैक्सीन की क्रिया हो रही थी। तो उसमें क्या कराया जा रहा था भाई, देखो मैंने क्या बोला, एंटीबॉडी एंटीजन है, पहले से कुछ है जो कोई भी बाहरी रोगाणु आएगा तो उस रोगाणु को मारने का काम करेगा, और कुछ हम उसको उपार्जित करते हैं। तो हमने क्या किया, कोरोना काल में हम क्या कर रहे थे कि जो वैक्सीन लग रहे थे तो उसमें क्या थे भाई, एक जैसे लोहा को लोहा ही मारेगा तो कोई रोगाड़ू तो रोगाड़ू को रोगाड़ू ही मारेगा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दो कंडीशन होती है, या तो देखो इंजेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, या तो हम ओरल के माध्यम से, देखो हमें, या इसकी बात छोड़ो, अगर हम अभी डेंगू की बात करें, अभी डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। डेंगू में क्या होता है, डेंगू में वायरस से हुआ, हमारे शरीर में मच्छर काटा, ठीक है, डेंगू मच्छर काटा, और वो कौन सी काटी भाई, देखो टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ। ये मच्छर काटते हैं लेकिन मेल नहीं काटते, फीमेल काटती है, मादा मच्छर काटती है। तो जो क्यों एडिस एजिप्टाई होती है वो जब हमें काट ली तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लेवी वायरस होता है। वो फ्लेवी वायरस क्या होगा, हमारे शरीर में संक्रमित करेगा। अब ऐसा नहीं कि आज हमें मच्छर काटा तो कल हमें फीवर आ गया, ऐसा नहीं होता। आज हमें मच्छर काटा तो जो डेंगू का सिम्टम होता है, हमें 5 से 6 दिन बाद क्या होगा, बुखार आएगा, और वो जो बुखार होगा हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लगभग लगभग 105 डिग्री से पे हो जाता है। ठीक है। और नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, और कितना हो गया, 104, 102, 103, 104, 105 ऐसे करके फीवर हमें हो जाती है। फीवर के साथ हमें क्या होती है, कपकपी होती है। डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन में क्या देते हैं, पहले एक नॉर्मल बुखार की दवा पैरासीटामोल देते हैं जो 650 mg की होती है, ये देते हैं। या तो पैरासीटामोल ना देके एक डोलो करके आती है 650 mg की देती है, यही देते हैं। क्लियर। अब उसके साथ साथ एंटीबायोटिक को चलाते हैं। तो वो एंटीबायोटिक क्या होती है, जो फ्लेवी विषाणु, जो फ्लेवी वायरस हमारे बॉडी में है, जो हमें क्या कर रहा है, संक्रमण फैला रहा है, वो उसी की या तो उसको जीवित अवस्था में, ठीक है, या तो उसको जीवित अवस्था में या तो निष्क्रिय अवस्था में, या उसी का मेडिसिन बनाया जाता है जो हमको डॉक्टर देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रम होता है ये पहली बार बच्चे को पीना जरूरी होता है। अब जब आप देखते हो कि जो बच्चा, किसी किसी में क्या होता है कि कोई महिला में प्रसव की क्रिया तो हो गई लेकिन उसमें दुग्ध का जो स्रावण होता है वो क्रिया नहीं होती, ये सब में नहीं होती, लेकिन अगर 100 में माना जाए तो 80-20% लोगों के साथ ऐसा होता है, प्रसव की क्रिया हुई, दुग्ध का स्रावण नहीं हुआ, या दुग्ध का स्रावण हुआ बहुत कम मात्रा में। तो रीजन क्या था कि उसकी जो मास्टर ग्लैंड थी वो किस हार्मोन्स को, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रिलीज नहीं की, जिससे कि मिल्क नहीं स्रावित हुआ, मिल्क नहीं आया तो कोलेस्ट्रम नहीं आया, कोलेस्ट्रम नहीं आया तो बच्चे ने नहीं पिया, और उस बच्चे की जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो कमजोर होती है। ठीक है। वो बच्चे की क्या होगी प्रतिरक्षा, उसको कितना भी आप खिला पिला लो ना, बाहरी चीजों को आप कितना भी खिला पिला लो, लेकिन उस बच्चे की जो शरीर होती है उसमें जो विकास होता है वो जल्दी नहीं होता। लेकिन जिस बच्चे ने ये पहला दूध पिया होता है उसको थोड़ी सी मात्रा में अगर कोई भी पोषण वाली चीज दी जाती है तो उसकी शरीर में क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। क्लियर। तो ये क्या होता है, ये दुग्ध को कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये गाढ़ा पीला पदार्थ होता है। ठीक है, ये गाढ़ा पीला पदार्थ होता है। ठीक है।
और ये शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम उसका जो है, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। क्या बनाएगा भाई? मजबूत बनाता है। ठीक, तो ये जो आपकी चैप्टर था, देखो जीवों में जीव जनन कैसे करते हैं, ये जो चैप्टर है इसमें आपको मानव के भी बारे में समझाया है, पौधों के भी बारे में समझाया है। अब इसके आगे की जो हमारी क्लास होगी वो जनन स्वास्थ्य की होगी। क्या होगी? जनन स्वास्थ्य की। यानी इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? जनन स्वास्थ्य क्या होते हैं, जनसंख्या विस्फोट क्या होते हैं, ये जो हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सके, उसमें आप इस टॉपिक में पढ़ोगे गर्भ निरोधक उपाय, है ना, या किस कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना है। देखो जनसंख्या विस्फोट में ये मत समझ में आना है कोई भी बम का गोला आएगा वो फूट जाएगा वो विस्फोट हो गया। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि अचानक अचानक जनसंख्या में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, मृत्यु दर में कमी, यानी मृत्यु नहीं होगी और जन्म होता जाएगा तो वो क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी चीजों को आपको पढ़ना, जैसे आप पढ़ोगे बंध्यता को, यानी कोई भी स्त्री बंध है या कोई भी पुरुष बंध है तो उसके अंदर जो इनफर्टिलिटी है उसको हम किस तकनीक के द्वारा दूर करेंगे। ठीक है, किस तकनीक के द्वारा हम दूर करेंगे, और कौन कौन से ART के द्वारा, जैसे ZIFT, IVF, AI, ICSI, ठीक है, IVF, ये बहुत सारे ऐसे तकनीक है जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि ये सारे तकनीक चलाई जाती है जो परिवार नियोजन के अंतर्गत आती है। कि अगर कोई भी महिला बंध है या कोई भी पुरुष बंध है, वो चाहे जन्मजात है, वो शारीरिक है, भावनात्मक है, मानसिक है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको दूर करके वो भी दंपति क्या होंगे? पेरेंट्स बनेंगे। ठीक है, इसके साथ दो टॉपिक और होगी, उल्ल भेदन की क्रिया और MTP। अब उल्ल भेदन में हम क्या देखेंगे? उसको लैब में परीक्षण करना होता है कि अगर बच्चे में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, उसके अंदर का जो उपापचय क्रिया ठीक ठाक से है कि नहीं, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।